नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 4 साल 4 महीने बाद भारत सरकार ने जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। धारा 370 हटाए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सही बताया है, यानी इसके बाद धारा 370 अब इतिहास बन जाएगा। अब इतिहास बन गया है, ये कहा गलत नहीं होगा। ये 5 जजों की संविधान पीठ थी। 4 साल 4 महीने तक ये पूरा मामला चला, उसके बाद ये पूरा फैसला आया है। आइए मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या क्या है, किन किन बातों पर टिप्पणी की है। आज क्या हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। देश से बंटवारे का अध्याय आज समाप्त हो गया। अलगाव की एक धारा आज परमानेंट सूख गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को सरकार ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था। आज 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आज फैसला दिया कि कश्मीर में 370 को हटाना सही फैसला था। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था, इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। कोर्ट ने केंद्र को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को हटाने का राष्ट्रपति को पूरा अधिकार था। सबसे बड़ी बात, 5 जजों ने एकमत से फैसला दिया, यानी 370 पर केंद्र के फैसले को देखकर जजों की राय बटी हुई नहीं थी। कोर्ट में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस और राज्य की संप्रभुता की दलीलें भी नहीं टिकी। कोर्ट ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय स्वीकार किया था, तभी से ये भारत की संप्रभुता के अधीन आ गया था। उनकी कोई आंतरिक संप्रभुता थी नहीं। लद्दाख को अलग करने का फैसला भी पूरी तरह संवैधानिक था। कोर्ट ने माना कि संविधान की व्याख्या करने वाले 367 का इस्तेमाल करके 370 को खत्म करने का फैसला सही नहीं था। कश्मीर में 370 की पैरवी करने वाले फैसले से निराश है। जैसा कि आपको पता है, उन्होंने फैसला आने से पहले ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि फैसला क्या आने वाला है, लेकिन कोर्ट के फैसले में उसके लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड देने को कहा गया है। साथ ही सितंबर तक राज्य में चुनाव कराने को भी कहा गया है। ये वादे खुद सरकार की ओर से हैं। अब बस डेडलाइन तय हो गई है कि राज्य सितंबर से पहले किसी हाल में चुनाव कराएं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बाद से के बयान कुछ ऐसे हैं मानो सच मानने को तैयार नहीं है और अब भी 370 के दम पर सियासत खींचना चाहते हैं। एक बार फिर सब बयान सुन लेते हैं, एक बार एक साथ, और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। We have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हमारे लिए आपके जजमेंट में डिसअपॉइंटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है। एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। कश्मीर है, ये भी देश का ही है,
तो उसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जाए। जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, घर के गेट पे ताला लगा हुआ है, मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है न हाउस अरेस्ट किया। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे सुशील पंडित जी। सुशील जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और DK दुबे जी जैसे लोग जो संघ से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, वो भी ये लड़ाई लड़ रहे थे, इस पूरी कानूनी लड़ाई जो लगभग 4 साल 4 महीने तक चली है। मेरे साथ NCP की तरफ से फारूक इंकलाबी जी हैं, क्योंकि अब माफ़ कीजिएगा PDP की तरफ से, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगी। जनाब, किस बात की लड़ाई? तो प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ। आपको ये भी हिदायत दी गई है कि पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस हो और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को संशोधित करके कश्मीर की जनता की आशाओं आकांक्षाओं की संपूर्ति की दिशा में, उसके विकास की दिशा में और देश की एकता और अखंडता की दिशा में जो ऐतिहासिक कार्य किया, वो किस तरह से संवैधानिक है, या आज सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने उस पर मुहर लगाने का काम किया है। इससे जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्र की मुख्य धारा में उसका आना सुनिश्चित हो गया। उसकी जो भी आखिरी संवैधानिक बाधा थी वो भी समाप्त हो गई, कानूनी लड़ाई भी समाप्त हो गई, और यह सिद्ध हो गया कि जो लोग अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने पर की जिद पर अड़े हुए थे, वो असंवैधानिक कृत्य में संलिप्त थे और भारत के बंटवारे के पक्षधर थे। जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद वहां आतंकवाद पर जिस तरह से नियंत्रण हुआ है, जिस तरह से वहां घुसपैठ नियंत्रित हुई है, जिस तरह से पथराव की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं, जिस तरह से वहां जबरदस्त निवेश का माहौल बना है, जिस तरह से लाल चौक पर आज जो है तिरंगा पूरे शान के साथ लहराता है, जिस तरह से चप्पे चप्पे पर जम्मू एवं कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है, वह इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों के अनुच्छेद 370 का जो है वो बहाली नहीं चाहते थे, बल्कि कुछ परिवार के लोग जो पाकिस्तान परस्ती के मद में चूर थे, वही बारंबार जम्मू एवं कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करके आंतरिक संप्रभुता का राग छेड़ते थे। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आंतरिक संप्रभुता जैसी कोई चीज नहीं है। जिस दिन भारत में जम्मू एवं कश्मीर का विलय हुआ, वह विलय जो है समग्रता में था, और जो कुछ अनुच्छेद 370 का उस समय संविधान में जो प्रावधान हुआ वो अस्थायी था, कुछ विशिष्ट कारणों से था, उसको जो है छींच कर समाप्त होना था। लेकिन तत्कालीन सरकारों की कदरता के कारण वो संभव नहीं हो पाया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अनुच्छेद 370 को संशोधित करके समग्रता में जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अंग के रूप में स्वीकारा, और जो है इसको पूरे विश्व पटल पर यह निश्चित किया कि पाकिस्तान से जम्मू एवं कश्मीर के सूत्र नहीं लेंगे, बल्कि मां भारती के अखंड अंग के रूप में जम्मू एवं कश्मीर विकसित होगा। वहां के वंचितों को, वहां के महिलाओं के जो अधिकार 70 वर्षों तक निलंबित रहे, उन अधिकारों से उनको फिर से सशक्त करने का कार्य किया गया और आगे भी किया जाता रहेगा। ठीक है, मैं यहीं से फारूक इंकलाबी जी के पास चलता हूं। फारूक इंकलाबी जी, आपकी नेता ने यानी PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर हमारे स्पेशल स्टेटस को छेड़ने की कोशिश की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज तो देखिए लाल चौक पे भी तिरंगा है। क्या कहते हैं फारूक इंकलाबी आप? देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार भी तुम्हारी, अदालत भी तुम्हारी, कलम भी तुम्हारा, जो चाहे लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएंगे। मैं सीधे लफ्जों में ये कहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो नाखुश है, अभी भी जो टेढ़ी है, जो टेढ़ी गर्दन है वो टेढ़ी रहेगी। पता नहीं किस जमाने में जी रहे आप।
आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी हमने मुकम्मल तौर पर जजमेंट को नहीं पढ़ा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। लेकिन हम कमजोर नहीं है, हमारे हौसले कमजोर नहीं हुए, हम अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे अपने राइट्स के लिए। डिसअपॉइंटेड नहीं है, आवाम डिसअपॉइंटेड है। आपको बहुत जल्द पता चलेगा इसका कि जब इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के साथ हमारे हकूक पे डाका डाला है और बड़े ही शातिर तरीके के साथ उन्होंने ये काम को अंजाम दिया, जिस तरीके से अभी आपने एक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को बिठाया है जो शायद वकील भी हैं और वो संघ के भी हैं, तो आपने खुद ही बताया कि वो संघ के हैं। तो जो संघ का था, आरएसएस का जो एजेंडा था जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े साहब, संघ वाले भी हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तानी, लेकिन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी। और भारत में क्या बोलते हैं, एक जमाना ऐसा भी था कि जब उसको बैन किया गया था कि आप लोग जो है हिंदुस्तान में फसादात करवाते हैं, और इसलिए उनको बैन भी किया गया था। ये वही संघ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संघ का एजेंडा जम्मू कश्मीर में लागू, स्वयं सेवक आज देश का प्रधानमंत्री है। चलो कोई नहीं, प्रधानमंत्री आज वो है, कल कोई और होगा। ये डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान है, इसमें मौका मिलता है, लोग मौका देते हैं और यही लोग वापस घर में भी बिठा देते हैं, कुर्सी भी देते हैं और कुर्सी से उतार भी सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अवाम की मैं बात करूंगा। जम्मू कश्मीर के अवाम जो है आज बहुत ही, हमें पूरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आज बहुत ही डिसअपॉइंट है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि हमारे लोग अपना हौसला बुलंद रखे हुए, हम अपना स्ट्रगल अपने राइट्स के लिए जारी रखेंगे। उसमें हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो हमारे लीडर्स हैं वो आपस कर रहे हैं कि हमने किस तरीके के साथ अपने लोगों के हकूक की लड़ाई जो है वो आगे लड़नी है, और हम जरूर लड़ाई जो है लड़ेंगे। हम अभी तमाम हमारे जो वकील हजरात हैं उनसे भी राब्ते में है, हम रिव्यू पिटीशन भी दायर करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमें पता है, मैंने पहले आपको कहा कि सब कुछ सबका है, तो फैसला हमारे हक में कैसे हो सकता है। ठीक है फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपने कह दिया कलम भी आपकी, प्रधान भी आपका, कानून भी आपका, जज भी आपका, तो ये तो रोतला बच्चा है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के फैसले को, अमित शाह जी के फैसले को मान लेना था। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे फारूक इनकलाबी की बातें सुनकर? और फिर उसके बाद मेरे साथ एनसी से नीलोफर जी जुड़ी हुई है, उनके पास भी जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, हताशा से के शिकार लोग हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के सारे नागरिक हमारे हैं। जम्मू एवं कश्मीर की धरा माँ भारती की अखंड अंग है। जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को इसका विरोध नहीं है। जो यही लोग कहते थे ना कि जो है कोई अगर अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया गया तो जम्मू एवं कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई कंधा नहीं बचेगा, तो ये तो ऐसे ही झूठे साबित हो गए। और ये इन्हीं के ज़माने में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब देश के गृह मंत्री थे तो उनकी बेटी का अपहरण हो जाया करता था। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मुख्यमंत्री थे तो आपको याद होगा कि किस तरह से आतंकियों का नंगा नाच होता था। जब महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस जमाने में आईसिस के झंडे लाल चौक पर फहराते थे और तिरंगा ध्वज जो है जो उसको जलाया जाता था, और हर जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से पथराव होता था, आए दिन घुसपैठ की घटनाएं होती थी, आतंक का नंगा नाच होता था। आज आतंक का नंगा नाच बंद है, निर्दोष नागरिकों की जान जो है पहले की तुलना में ना के बराबर जा रही, घुसपैठ पूरी तरह से नियंत्रित है, पथराव की एक घटना नहीं हो रही है। आईसिस का झंडा आपको देखे हुए वर्षों बीत गए हैं। तो जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों की हिफाजत करना, उनका विकास करना, जम्मू एवं कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने का की गारंटी देना, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है। और मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू एवं कश्मीर में आज 80,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं क्रियान्वित है। 1 लाख करोड़ रुपए के वहां जो है विकास योजनाओं की जो है वो क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में जम्मू एवं कश्मीर को खुशहाली हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ परिवारों के हाथ में सत्ता के सूत्र रहे और वो पाकिस्तान से सौदे करके, आतंकवाद का नंगा नाच करके, सत्ता का स्वाद चख कर जो है वो भारत के साथ घात करते रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये जमाना लद गया। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी जो है भारत की अखंडता, अक्षुण्णता और भारत की विकास के साथ जितना जल्दी वो स्वीकार लें, वो उनके हित में होगा।
ठीक बात, लेकिन मैं आगे चलता हूं यहां से नीलोफर जी के पास। नीलोफर जी, आपने प्रेम शुक्ला जी की बात को सुन लिया, आपने फारूक इंकलाबी जी की बात को सुन लिया। मुझे बताइए, अब तो आपके सारे दरवाजे बंद हैं, अब आप देश की मुख्य धारा के साथ आ गए हैं। अब मेरे ख्याल से एनसी, पीडीपी और ऐसे ही कुछ और लोगों को छोड़ दे तो कश्मीर की आवाम तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई देती। देखिए दीपक जी, जो आप अभी यहाँ कथन रख रहे हैं, अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी बात कर रहे थे। पहली बात, 370 जो था, ना ही इसने मिलिटेंसी को जन्म दिया और ना ही ये डेवलपमेंट के खिलाफ था, क्योंकि आप देख लीजिए 2019 से पहले कितनी डेवलपमेंट हुई यहाँ पर हुई। और जहां तक 370 का ताल्लुक है, वो 17 अक्टूबर 1949 में एनेक्ट होकर हमारे सामने आया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तब से लेकर अब तक 2019 तक, अगर हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, वो हम सीधे देखते 1989 के बाद कैसे क्या हालात रहे। लेकिन वो पीरियड अगर आप देख लेंगे 89 से पहले या 70s तक अगर आप पीरियड देख लेंगे, बिल्कुल पुरअमन था, उसमें ऐसी कोई मुदाखलत नहीं थी कि जिसका हम जिम्मेदार 370 को ठहराए। 370 तो एक वो प्रॉमिस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ के जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ, जब उन्होंने इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ कुछ कंडीशंस को लेकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की शक्ल में। जहां तक अब आज की जजमेंट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं, हम डिसअपॉइंटेड है। हम नॉन वायलेंस नहीं, हम वायलेंस नहीं चाहते थे, बल्कि नॉन वायलेंस तरीके से हमने हमेशा अपने कोर्ट्स को तरजीह दी, हमने अपना केस जो है कोर्ट्स में रखा। आज एक डिसीजन हमारे सामने आया हुआ है जो हमारे उन चीजों के खिलाफ है जो हमने इधर गवर्नमेंट ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई थी। लेकिन यहीं पर ये जो स्ट्रगल है हमारी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी 3 जजमेंट्स आई हुई हैं जो 3 जज बेंच की थी। तो उसमें जो जजमेंट आई हुई थी, चाहे 370 की परमानेंस को लेकर, दे वर इन फेवर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक उसी तरीके से आज एक जजमेंट आई है 5 जज को लेकर। अभी हमारे पास पूरी जजमेंट आई नहीं है, विल गो थ्रू ऑल द डिटेल्स, लेकिन अभी भी इसमें ग्रे एरियाज कुछ है जो अनफिल्ड है, जिनको देखने की जरूरत है, जिनको समझने की जरूरत है। आपकी वसागत से मैं यहाँ पर हर किसी से पुरअमन, जिस तरीके से हमने पुरअमन लड़ाई लड़ी है, पुरअमन तरीके से ही हम लड़ेंगे। लेकिन ये कहना 370 किसी चीज का जिम्मेदार था, चाहे वो अंडर डेवलपमेंट थी, चाहे वो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, बिल्कुल गलत होगा। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट थी उस वक्त जो जहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बहुत ही स्ट्रांग था, फ्री एजुकेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ, जहां तक रिजर्वेशन को फीमेल्स की देने की बात हुई तो वो यहाँ पर दे दी गई। बहुत सारी ऐसी चीजें जो रेस्ट ऑफ स्टेट्स को रिजर्वेशन देते थे, क्या आप दलितों को रिजर्वेशन देते थे? बताइए ना, क्या आप दलितों को रिजर्वेशन देते थे? क्या आप ओबीसी को रिजर्वेशन देते थे? नीलोफर जी इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। जी मैंने सुना नहीं आपको क्वेश्चन। आप देते थे दलितों को रिजर्वेशन? वहां पर आप दलितों को रिजर्वेशन देते थे 370 हटने से पहले? देखिए 370 रिजर्वेशन देते थे आप? मुझे बता दीजिए 370 क्या था? वो तो एक ब्रिज था ना इंडिया और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के स्टेट के बीच में, जहां पर वहां पर यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देश के अंदर एक अलग देश, ये 370 था। भारत एक अलग देश, उसके अंदर जम्मू कश्मीर एक अलग देश, ये था 370 जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दे वर एप्लीकेबल हियर ऑलरेडी, वो तो एप्लीकेबल थे। जो भी बना था वो टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। चलिए इसी को प्रेम शुक्ला जी से एक बार और समझ लेते हैं, फिर मैं सुशील पंडित और डीके दुबे साहब के पास जाऊंगा। दावा ठीक है नीलोफर जी का? दावा कभी ठीक नहीं था। आप तो जानते हैं कि हम लोग बाल्यकाल से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वह सारा का सारा है। तो कश्मीर हमारा हो गया, अब पूरे कश्मीर को लेने की बारी है। तो हमारे दृष्टि में तो सिर्फ इतना ही शेष है कि जो पाकिस्तान के जबड़े में कश्मीर ढकेल दिया गया वो कश्मीर भी ले आना है, इतना ही शेष है। अनुच्छेद 370 इतिहास हो गया। अब अनुच्छेद 370 की जो है सिर्फ मर्सिया पढ़ी जा सकती है। अनुच्छेद 370 भारत में वापस नहीं आएगा। और जो है अनुच्छेद 370 आतंकवाद की जड़ में निश्चित तौर पर था।
अनुच्छेद 370 वहां के वंचित वर्ग, वहां की महिलाओं के अधिकारों से उनको वंचित रखने का दुष्कर्म निश्चित तौर पर कर रहा था। अनुच्छेद 370 के कारण 3 परिवार के लोग लगातार आखंड भ्रष्टाचार में जो है जम्मू एवं कश्मीर को लूट रहे थे, यह सत्य था। और अनुच्छेद 370 का ही लाभ उठाकर बारंबार जो है भारत में के विकास की जो मुख्य धारा है उसको जोड़ने से उस धारा को तोड़ने का काम जो है, विकास की मुख्य धारा को तोड़ने का काम जम्मू एवं कश्मीर में हो रहा था। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, जिस तरह से वहां शांति की बहाली हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ थमी है, जिस तरह से पाकिस्तान का हस्तक्षेप रुका है, जिस तरह से 3 परिवार के लोग जो हैं अब वहां भ्रष्टाचार के गतिविधियों में जो है उनकी हिस्सेदारी खत्म हो गई है, उसके कारण मुझे पता है कि भ्रष्टाचारी अभी भी सियापा करेंगे, लेकिन अब उनको वह अवसर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से वापस नीलोफर जी के पास चलता हूँ। दीपक जी अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनको बता दीजिए 370 तो आपने 5 अगस्त, 1 मिनट मैं इनका काउंटर करना चाहूंगी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर खुशहाली आएगी, प्रोग्रेस, ये तो हमने 5 अगस्त 2019 को भी सुना था। 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक कौन सी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हमने देखी? उल्टा हमने देखा लोगों को आप नौकरियों से निकाल रहे हो, उल्टा हमने देखा चाहे वहां बेसिक नेसेसिटीज, जो बेसिक नेसेसिटीज एक नागरिक को होनी चाहिए वो उससे भी उनको महरूम रखा गया है। उतना ही नहीं, आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी व्यवस्था है जहां पर यहाँ पर बेरोजगारी आपने खत्म की होगी, बल्कि वो रेट भी ऊंचा हो गया है, वो ऑन राइज है। बाकी रही बात, आप वायलेंस या नॉन वायलेंस को 370 के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 370 एक ऐसा प्रोविजन था जो हमें अपने पार्लियामेंटेरियंस ने दे दिया था। हम उसकी इज्जत हमेशा करते थे, अब भी पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत करते हैं। और ऐसा नहीं है 370 के हटने के बाद यहाँ पर किसी ने हिंदुस्तान का झंडा लहराया हो, उससे पहले भी लहराया करते थे और अब भी लहराते हैं। अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, कोई किसी और चीज में मुलवस है, 2019 के बाद आपके पास 4 साल थे, आपने 4 सालों में देखना था क्या है, और आप इलेक्शन करवा देते, देख लेते जो लोग यहाँ पर भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचारी है, तो उनको तो लोग नहीं चुनते। क्या वजह है फिर आप लोगों को मतदान में हिस्सा लेने की ये नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं? कोई तो वजह रही होगी ना, कुछ ना कुछ कमी, शायद वो अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्टेड ना हो बल्कि सिलेक्टेड लोगों को नॉमिनेशन के जरिए हम यहाँ पर लाए। ऑलरेडी आपने मोर देन 50% सीटें जो है आपने सिलेक्ट कर दी कि नॉमिनेशन के थ्रू आ जाएंगी, लेकिन जब तक आप यहाँ के लोगों को दूसरे नागरिकों की तरह एक नहीं समझेंगे, तब तक मुझे बता दीजिए किस तरह से हम लोग ये माने कि आपने हमेशा से जम्मू कश्मीर को एट पार विद अदर स्टेट्स रखा हुआ है। आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आया जम्मू कश्मीर को जब यूटी बना दिया गया, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन लद्दाख अलग हो गया, यूटी है वहां पर, तो वो टिप्पणी करना उन्होंने सही समझा कि आर्टिकल 3 में बन सकता है, एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट को या यूटी को कार्य कर सकते हो, लेकिन एक स्टेट को डिग्रेड करके यूटी में, इसमें कोई आंसर नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी एक अनुच्छेद के साथ किसी की प्रोग्रेस को जोड़ना, किसी की मिलिटेंसी को जोड़ना, यहाँ के हालातों को जोड़ना बिल्कुल गलत है। बल्कि जो चीजें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में हमें वादा की गई थी, आर्टिकल 35A की शक्ल में, वो प्रोविजंस जो थे, वो संविधान के कुछ प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजन जो थे, वो हमें दे दिए गए थे। हमारी लड़ाई उस चीज के साथ है और हम इस संविधान से बाहर नहीं है। जो भी अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वी आर रिस्पेक्टिंग देम, इट इज विद इन दोज 4 कॉर्नर्स। हम चाहते हैं कि उनकी बहाली हो, हम कोई अलग चीज नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, सुशील पंडित जी आप क्या तर देंगे इसका? दीपक जी नमस्कार। इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो प्रोपेगेंडा, जो दुष्प्रचार, जो भ्रांतियां फैलाई थीं लोगों को गुमराह करने के लिए, अब इनको उसी की लत पड़ गई है, ये उसी को मानने लगे हैं, ये खुद गुमराह हो गए हैं। वो कहते कहते लोगों को समझाते समझाते ये कहते थे कि 370 पत्थर की लकीर है, ये मिटने वाली नहीं है। 370 ये पुल है, इसको जला दिया तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। ये इस तरह की अजीब अजीब बातें दोहरा दोहरा कर खुद उसे मानने पर मजबूर होगा। और आज जब ना 370 बचा, ना इनके वो गढ़े हुए मनगढ़ंत किस्से बचे, तो अब
क्या करें, मजबूरी में वही चीजें बार बार अनर्गल दोहरा रहे हैं। इन्होंने कहा था, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय कुछ शर्तों पर हुआ था, वो केवल 3 शर्तें थीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता नहीं बची। देयर इज नो रेजिडुअल सॉवरेनिटी। उस विलय के साथ जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग उसी दिन से हो गया था और उसकी संप्रभुता भारतीय संघ की संप्रभुता, इंडियन यूनियन की संप्रभुता है, किसी स्टेट की संप्रभुता नहीं है। और उसी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए भारत की सरकार ने भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से वहां पर कुछ अधिसूचनाएं जारी की हैं जो वैध हैं, जो संविधान सम्मत हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसका एक बार विसर्जन हो जाए फिर उसकी कोई भी मान्यता या उसका कोई इस्तेमाल नहीं बचता है। उसके जाने के बाद राष्ट्रपति उसके अधिकारों से सज्जित हो जाते हैं और वो उसके बिहाफ पर निर्णय ले सकते हैं, जैसा कि हुआ। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जाने के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा की जाने वाली कोई भी बात फिर इसलिए नहीं होती क्योंकि अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बची नहीं है। उसके बाद उसके संबंध में निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ जतलाया, क्योंकि बार बार हमें यह कहा जाता था जाके लाओ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वो तो चली गई 1957 में, अब कहां से लाओगे निर्णय। तीसरी बात, यह भी कहा गया कि यह टेम्परेरी प्रोविजन नहीं है, ये तो 70 साल पहले किसी ने लिख दिया होगा गलती से, लेकिन अब इतने दशकों के बाद ये अपने आप स्थायी हो गया है, परमानेंट हो गया है। इस बात का भी को भी नकारा सुप्रीम कोर्ट ने, साफ साफ कहा जो टेम्परेरी है सो टेम्परेरी रहेगा और जाएगा, और वो ठीक गया है। केवल उन्होंने एक प्रक्रिया के विषय में बतलाया कि 367 जो संविधान का 367 जो संविधान का एक प्रावधान है, उसके माध्यम से 370 में परिवर्तन करके एक सर्किटुअस रूट से डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो डिसीजन जो लिया गया वो भी वैध है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक देश में एक ही संविधान की संप्रभुता है, वो है भारतीय संविधान, और उसको लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। जो कश्मीर में संविधान दिया गया था वो भी भारतीय संविधान के मातहत था, उसके अतिरिक्त नहीं था, उसके समानांतर नहीं था। नीलोफर जी, डॉक्टर कर्ण सिंह, हरि सिंह के बेटे, महाराजा जम्मू एंड कश्मीर के, उनका साफ साफ कहना है कि अब बीती चीज़ों को भुला देना चाहिए, 370 को भुला देना चाहिए। राज्य आपको मिल गया है, चुनाव आपको मिल जाएगा, तो हमको इसके लिए आगे का काम करना चाहिए। नीलोफर जी, इसके बारे में क्यों ना सोचे आप? दीपक जी, ना तो राज्य मिला है, चुनाव का तो इन्होंने वो स्पेसिफाइड डेट दे दिया है, लेकिन अभी तक राज्य मिला नहीं है। तो वो आप बातें छोड़ दीजिए। आने वाले दिनों में नहीं लगता है कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया था 2014 से, आज होगा कल होगा, तो वो चलता रहा। सुशील जी अभी बात कर रहे थे यहाँ पर, मैं सुशील जी से कहना चाहूंगी कि बड़ी बातें इन्होंने कही। देखिए, हर एक का राइट बनता है, अगर कोई जजमेंट आती है वो उसे डिसेंट कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, ठीक है, क्रिटिसाइज कर सकता है उस जजमेंट को, बट विद इन द पैरामीटर्स। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आप ये कहेंगे ऐसे लोग ये ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, तो ये नहीं सुधरेंगे। इसमें न सुधरने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर एग्री करते हैं किसी जजमेंट से, यू आर एग्रीइंग ऑन सम पॉइंट्स एंड यू हैव पुट इट। उसी तरीके से अगर हम डिसएग्री करते हैं किसी चीज पर, हमारा भी राइट बनता है बशर्ते कि नागरिक हिंदुस्तान के, जो आईन ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो हमें राइट दिया है, उसी तरीके से हम भी अपना पॉइंट सामने रखते हैं। फिर ये बात कहना कि ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इट इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल एंड आई ऑब्जेक्ट टू दिस। नंबर सेकंड, बहुत सी चीजों को हमेशा से जोड़ा गया 370। क्या जम्मू कश्मीर, यही मुझे सुशील जी ही मुझे कह दे, क्या जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट नहीं है जो दूसरे स्टेट से बेहतर थी? ये मुझे कहे, क्या ये वो स्टेट नहीं थी जहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जब यहाँ पर चुनिंदा सरकारें थी, क्या उस वक्त वो बिल्कुल नीचे नहीं था सतह पर? ये मुझे जवाब दे। और किस जगह पर हम पीछे जा रहे थे? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर एक ऐसी वाहिद स्टेट थी जो डेवलपमेंट की कगार पर थी, तो वो तो बढ़ रही थी आगे, पीछे नहीं आ रही थी।
कगार पर 70 साल में कगार पर वो जगह है जो जन्नत है धरती की, वो डेवलपमेंट की कगार पर गजब बात करते हैं नीलोफर जी। ठीक करने में यहाँ की सरकारें थी, आज ये उन सरकारों पर उंगली नहीं उठा सकते। वही सरकारें थी, वही लोग थे जिन्होंने यहाँ के हमारे हिंदुस्तान के झंडे को मान्यता दी और हमेशा उससे प्यार करके अपने वर्कर्स थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया। किसके लिए किया? क्या ये आज ये कहेंगे कि वो लोग जिम्मेदार है इस चीज के? ये नहीं कह सकते। नीलोफर जी आपने अपने लिए किया, माल के लिए किया, माल के। जी दीपक जी, आपने अपने लिए किया, अपने परिवारों के लिए किया और माल के लिए किया। परिवार के लिए और पाकिस्तान को शेडो इलेक्शन करवा देते ना, पाकिस्तान को शेडो, पाकिस्तान जो शेडो वॉर दे रहा था उसका शेडो आप दे रहे थे। वहां पर आप लोगों को ले आते, वहां आप ले आते, आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरोज है तो वहां पर वो आप चीजें ले आए। एक चीज भी प्रूव नहीं हो पाई है, एक चीज भी प्रूव नहीं हो पाई है। तो आपके ये कहने से कि ये एंटी नेशनल है, अब कहाँ गया? भ्रष्टाचार किया है, आपके सबसे बड़े समर्थक हुर्रियत वाले कहाँ गए? सब जेल में है ना। ये प्रोपेगेंडा आपका चलता नीलोफर जी, आपके जितने समर्थक थे हुर्रियत वाले वो कहाँ गए? जेल में है ना। यही आपका काम है और उसी प्रोपेगेंडा को जेल में है। कोई बेहतर होता, अच्छा होता, अफजल होता अगर आप यहाँ के लोगों को, एहसासातों को समझते, उनके जज्बातों को समझते और उन जज्बातों के लिए बहुत ठीक है नीलोफर जी, आपके समर्थक कहाँ हैं? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले, उनके बारे में तो बताइए। कितनी फंडिंग आती थी पाकिस्तान से ये भी बताइए। इसके बारे में हुर्रियत वाले आपके मित्र। अच्छा, वो हमारे मित्र हो गए, वो हमारे मित्र हो गए। अच्छा, आपके मित्र नहीं थे वो? दीपक जी आप हमारे लिए सबसे पहले खड़े होते थे। खुद फारूक अब्दुल्ला ने। सुशील पंडित जी जवाब देंगे। सुशील पंडित जी इसी बात पर पहुंच जाते हैं, यही तो विडंबना है। अब नीलोफर जी अब ये मत कहिए कि हुर्रियत से आपका कोई लेना देना नहीं था। ये ना कहिए कि 3 पीढ़ियों ने माल नहीं कमाया। वो भी जम्मू कश्मीर के वासी, या तो मुख्यमंत्री होंगे या लंदन में रहेंगे। गजब है भाई, या तो मुख्यमंत्री होंगे या लंदन में रहेंगे। दीपक जी, मैं नीलोफर जी को याद दिलाना चाहूंगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर थे और किस वजह से चले गए, वो भी बता दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। आपको पता नहीं जिस दिन कश्मीरी पंडितों को मारा गया उस दिन फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देके लंदन क्यों चले गए थे? बताइए ना। एक फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देके लंदन क्यों चले गए थे, ये भी बताइए, ताकि और हालात जो बिगड़े हुए थे और ज्यादा ना बिगड़े। जवाब नहीं होगा आपके पास। सुशील पंडित जी, मैंने गलत कहा तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। नहीं, देखिए नीलोफर जी सियासत में, राजनीति में थोड़ा देर से आई हैं और कुछ चीजें वो देखना, सुनना, समझना चाहती ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप की मानसिकता में ही वो चीजें देखना, सुनना, समझना ना हो तो कोई कैसे समझा सकता है, कैसे सुधार कर सकता है? अब जैसे वो कह रही हैं कि 370 हटाने की क्या जरूरत थी, कश्मीर से, कश्मीर विकास कर रहा था, कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 370 जैसी ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दुनिया में किसी देश ने अपने किसी प्रदेश को नहीं दी थी। आपने उस ऑटोनॉमी का क्या किया? कश्मीर के मुट्ठी भर हिंदुओं को घाटी से बेदखल कर दिया। कश्मीर में, एक बार मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, मैंने आपको टोका नहीं नीलोफर जी, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। कश्मीर में 370 के चलते 70 वर्षों में भारत ने जितने अपने सैनिक कश्मीर में खोए हैं उतने सभी युद्धों में मिलाकर भी नहीं खोए हैं। कश्मीर में अगर जिहाद पनपा, कश्मीर में 370 की छत्र छाया में जिहाद को पनपाया, किसने पनपाया? कश्मीर में AFSPA लगाना पड़ा, क्यों लगाना पड़ा? कश्मीर में आज 65 आपके बीच में नहीं बोले। कश्मीर में इस समय राष्ट्रीय राइफल्स की 65 रेजिमेंट्स हैं और AFSPA लगा हुआ है। कश्मीर में भारत की सेना ने अपने जितने सैनिक खोए हैं सभी युद्धों में मिलाकर भी उतने नहीं खोए। ऐसी परिस्थितियां इसी 370 की स्वायत्तता की छत्र छाया में जिहाद के रूप में पनपाई तो किसने पनपाई? ये कहती हैं फारूक अब्दुल्ला, ये कहती हैं कि हुर्रियत हमारे मित्र नहीं थे। मैं कहता हूं फारूक अब्दुल्ला ने
फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में हजरत बल मस्जिद में कश्मीरी में बोलते हुए कहा था कि ये जो पत्थरबाज हैं ये MP MLA मिनिस्टर बनने के लिए पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। और इन्होंने कश्मीरी में कहा हुर्रियत वालों से दुश्मन इकवट काम करें कि हम आप ही के हैं, हम आपके पराये नहीं हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं। हुर्रियत वालों, हमें इकट्ठे काम करना है। ये बोला इन्होंने कश्मीरी में। इन्होंने सोचा कश्मीरी में किसी को समझ में नहीं आएगा पूरे देश में। इन्होंने सोचा भारत में कोई कश्मीरी समझने वाला नहीं होगा। बीच में नहीं। तो गांदरबल से हजरत बल से ईद वाले दिन फारूक अब्दुल्ला के मुंह से मैंने कश्मीरी में ये खुद भाषण सुना है। खुद भाषण सुना है ये। दुश्मन ऐसे इकवट काम करें। आपने क्या मिलिटेंसी खत्म कर दी है? ये बोला आपने, ये बोला फारूक अब्दुल्ला ने। और फारूक अब्दुल्ला ने बोला जब चीन हमारी सरहद पर दस्तक दे रहा था कि हम चीन से 370 लागू करवाएंगे। ये बोला फारूक अब्दुल्ला ने कि अब चीन आएगा और वो हमको 370 वापस करेगा। ये झूठ बोलते हैं। ये बोला, ये सार्वजनिक बयान है, आप इससे मुकर नहीं सकते। ये फारूक अब्दुल्ला ने बोला। आपके पास सबूत है, सामने लाएं। अरे सबूत ये पूरे प्रेस ने देखा, इसके बाइट्स हैं। चैनल पे बैठ के आप इतना बड़ा झूठ मैं एफिडेविट पे ये कहने को तैयार हूं। मेरे पास सबूत है। डीके दुबे जी के पास आना है। डीके दुबे जी, मैं आपके पास आ नहीं पाया। पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से अमन कायम हुआ था। एक मिनट, फारूक इनकलाबी साहब, इनकलाब मत करिए। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए भी कहा है कि अगर वहां के लोग शांति बनाए रखते तो शायद अब तक चुनाव हो भी चुके होते। अब भी चैन से रहे तो सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे। तो चुनाव करने की भी जिम्मेदारी फारूक इनकलाबी जी आप जैसी पार्टियों पर है। और आपकी सदर क्या कह रही हैं? आपकी सदर क्या कह रही हैं? हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो, SC का फैसला पड़ाव है, मंजिल नहीं। पड़ाव मानने की गलती मत करो। हमारे विरोधी कह रहे हैं हम निराश हो जाएं, हमें नाउम्मीद नहीं होना है। ये हमारी नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। अरे क्या है भाई आइडिया ऑफ इंडिया? क्या है आइडिया ऑफ इंडिया? बताइए ना फारूक इनकलाबी साहब, समझाइए। PDP की नजर में आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि तमाम आइडिया ऑफ इंडिया है कि कश्मीर में पाकिस्तानी करेंसी चले, तमाम रीजन्स को साथ लेकर के चलना है, वहाँ के लोगों की बात सुननी है। जम्मू कश्मीर की आवाम के भी कुछ मसाइल हैं। ये थोड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बैठ करके तमाम फैसले हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान से बात करो, जो मसाइल आपकी पार्टियों के हैं, पाकिस्तान से बात करके फैसला करो। पाकिस्तान से पूछो क्या करना है। अरे पाकिस्तान कौन होता है जम्मू कश्मीर में टांग अड़ाने वाला? बताइए ना। जंग होता है तो आप पाकिस्तान के साथ जंग करिए, हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूं कि आप सुबह उठिए और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करिए, हम आपके साथ हैं। दिल्ली में कुछ और। देखो मेरे को जिसने कश्मीर की राजनीति समझाई ना, नेशनल पॉलिटिक्स में, फारूक इनकलाबी साहब, श्रीनगर में एक और आवाज, दिल्ली में एक और आवाज। श्रीनगर की आवाज पाकिस्तान परस्त, और दिल्ली वालों के सामने आकर कहो, दिल्ली वालों के सामने आकर कहो कि भाई जाइए मोदी जी जंग कर दीजिए पाकिस्तान के साथ। गजब है फारूक इनकलाबी साहब। अवाम ने जो फेस किया है इससे पहले पिछले 50-60 सालों में, और वो भारतीय जनता पार्टी ने और आगे कंटिन्यू कर दिया है। जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, अभी सुशील पंडित जी बोल रहे थे कि 2019 से पहले मिलिटेंसी थी, तो 2019 के बाद क्यों नहीं? तो जम्मू प्रोविंस में 2019 से पहले मिलिटेंसी लगभग खत्म थी। कोई भी मिलिटेंसी की वारदात जम्मू प्रोविंस में नहीं होती थी। और 2019 के बाद के अगर आप वो भी तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 से 2019 के बीच इसके ऊपर काम हुआ है। इससे आप इनकार करेंगे? ये काम भी मोदी सरकार ने किया है 2014 से 2019 के बीच में। क्रेडिट दे दीजिए। काम तो आप बता दें कि जम्मू कश्मीर में काम सिवाय लोगों को घरों में कैद करने के और कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नहीं किया है। ये मैं दावे से कहता हूँ। हमारे कहावत है, आंखों के अंधे और नाम नयन सुख। ऐसी बातें आप लोग कर रहे हैं सब, कश्मीर के तमाम नेता। मैं सीधे डीके दुबे साहब के पास चलता हूँ। दुबे साहब मुझे ये बताइए, दुबे साहब माफ कीजिएगा मैं आपके पास देर से आ रहा हूँ, मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन अलगाववादी शक्तियों का क्या होगा?
इन लोगों का क्या होगा, इन पार्टियों का क्या होगा जो पाकिस्तान परस्त हैं और अभी तक 370 का चूरन कश्मीर के लोगों को खिला रही हैं। ऐसा है, ये तो मानकर चलिए कि हमारे देश में ऐसे बहुत बार मूवमेंट आए और वो कहाँ हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट आपके ही चैनल का डीएनए सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि साहब बहादुर शाह जफर की पुत्रवधू एक झुग्गी में रह रही हैं इस समय कोलकाता में। तो ये तो साहब अगर नहीं मानेंगे या मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं तो हश्र बुरा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। फारूक भाई आज बोल दीजिए भारत माता की जय। देखिए, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। ये हिंदुस्तान जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं है, लीडर्स का नहीं है, ये सब लोगों का है। लेकिन अब मैं दुबे जी को एक और भी बात कहूंगा कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कुछ छोड़ा नहीं है, तो अब आप एक काम करिए, यूट्यूब भी बनाया है, आर्टिकल 370 भी छीना है, 35A भी छीना है, सब कुछ आपने हमसे छीना है, तो आप हमारी राजधानी भी वही नागपुर में बनवा लीजिए। चलिए, आप नहीं कह रहे हैं, नीलोफर ये बोल देंगे, नीलोफर ये बोल दीजिए भारत माता की जय, नीलोफर ये बोल दीजिए भारत माता की जय। फिर क्या आप सर्टिफिकेट मुझे दे देंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? आप मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे? खाली कह रहा हूँ आपको, आप तो हिंदुस्तानी हैं। ना मैं सर्टिफिकेट बांटता ही नहीं मैडम, सर्टिफिकेट आप लोग बांटते हैं। बोल दिया भारत माता की जय बोल दीजिए। नीलोफर जी आज के दिन अच्छा दिन है आज। क्या मुझे बता दीजिए ना, आप ना मैं तो बांट ही नहीं रहा हूँ सर्टिफिकेट, मैं सर्टिफिकेट बांटने वाला कौन होता हूँ? आप सच्ची हिंदुस्तानी है तो बोल दीजिए भारत माता की जय। अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, बहसते हिंदुस्तानी ही चले गए हैं। हम किसी और देश के नागरिक नहीं है जो माननीय अपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। हमसे कम मान्यता रखिए, जब आप डिबेट रखते हैं मान्यता रखिए। हमें आप अपना नहीं समझते। आज मुझे बहुत आज मुझे बहुत जम्मू कश्मीर की पार्टियों के साथ मुझे बहुत संवेदना है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी। नहीं, ये दिखाने के लिए कि आप ज्यादा हिंदुस्तानी और खाली कह रहे हैं, यही दिखाने के लिए। दीपक जी, मैं कहता ही नहीं, मैं सर्टिफिकेट बांटने वाला नीलोफर जी कोई नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट थोड़ी बांट रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सच्चे हिंदुस्तानी है, भारत माता की जय बोल दीजिए। मैं इंडिया हूँ तो आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि ये बोलो जी वो बोलो? क्या आप मैं कुछ कह रहा हूँ भाई, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ लगाइए भारत माता की जय। क्या दिक्कत है? डिफरेंशिएट करना चाहते हैं सुशील जी और मेरे बीच में? ना, अरे नीलोफर जी आप तो नीलोफर जी आप तो नाराज हो गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जहाँ पर आपका अपना देश है, हम अपने नागरिक हैं, आप वो चीजें हमें ठीक है। अब हम यही रुकेंगे नीलोफर जी, फिर बात करेंगे। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी। जी न्यूज।